अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैदे के अल्सर पर कि मैदे का अल्सर क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी जो कॉमन अलामात हैं वो क्या हैं और इससे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीली करके कैसे बच सकते हैं और हमें इसके लिए कौन कौन सी खुराक हमारे लिए बेहतर है। तो मेरा नाम है डॉक्टर मुज़म्मिल कलीम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैदे का अल्सर क्या है? आम अल्फाज में कि मैदे की जो अंदरूनी झिल्ली नुमा तह है उसके अंदर ज़ख़म के बन जाने को मैदे का अल्सर कहा जाता है। तो जिसकी मोटाई तकरीबन 5 mm के करीब होती है। ये 5 mm या इससे बड़े हो सकते हैं और ये मैदे की जो अंदरूनी तह है उसको भी मुतासर कर सकते हैं। मर्द जो होते हैं वो औरतों की निस्बत इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। और सबसे अहम बात कि मैदे के अल्सर क्यों और कैसे बनते हैं। तो मैदे के अल्सर की जो सबसे अहम वजह है वो एक किस्म का बैक्टीरिया है जिसे मुख्तसरन एच पाइलोरी कहा जाता है। वो मैदे के अल्सर की सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है। और दूसरे जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है वो है हमारी अद्वियात जो हैं जिनको नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है। यानी वो अद्वियात जिनको हम आम अल्फाज में दर्द कुश अद्वियात यानी पेन किलर्स हम कह सकते हैं, उसका जो है बेजा इस्तेमाल भी स्टमक अल्सर की एक मुमकिन वजह बन सकता है। मसलन एस्प्रिन हो गई, ब्रूफन हो गया और इसी तरह निप्रोक्सन हो गई। अगर हम इनका इस्तेमाल बेजा करेंगे तो ये भी मैदे के अल्सर की मुमकिन वजह बन सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा मुरगन अशिया खाते हैं, चटपटी अशिया खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली मसाले वाली कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे अफराद के अंदर क्योंकि जो मैदे का तेज़ाब है उसकी मकदार जो है वो ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा मकदार में वो बनता रहता है, मैदे के अंदर मौजूद रहता है। तो ये भी जो है मैदे की हफाजती झिल्ली है उसको मुतासर कर सकता है, एक अल्सर की मुमकिन वजह बन सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ होती हैं जो मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ा देती हैं, वो भी मैदे के अल्सर की मुमकिन वजह हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि मैदे के अल्सर की अलामात क्या हैं। तो इसकी कोई मखसूस अलामत नहीं है, ये हर फ़र्द के अंदर इसकी अलामत जो है वो अलहदा हो सकती है और कुछ अफराद के अंदर इसकी जो ज़ाहिरी अलामत है वो मौजूद नहीं होती। मगर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा तकरीबन 80 to 90% 80-90% लोगों के अंदर जो सबसे कॉमन अलामत पाई जाती है वो है मैदे का दर्द, एपिगैस्ट्रिक पेन। ये जो दर्द होता है ये बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द नहीं होता, ये एक अजीब सा दर्द होता है जिसके अंदर मरीज़ को भूख सी लगती महसूस होती है, भूख की तरह का लगने वाला ये एक बेचैनी पैदा करने वाला दर्द होता है। और इसके अलावा जो है और इस दर्द को जो है वो खाना खाने से अक्सर औक़ात और जो मेडिसिन है, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो मैदे की तेज़ाबियत को कम कर देती हैं, उनके खाने से कुछ अर्सा तक जब तक इनका असर रहता है तो ये दर्द जो होता है ये कम होता है, ये ख़त्म हो जाता है। मगर जैसे ही इनका असर ख़त्म होता है तो ये दर्द दोबारा स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा जो इसकी आम अलामत है उसके अंदर मतली या कैं का होना, या मतली और कैं या स्टूल के साथ खून का आना और इसके अलावा भूख का कम होते जाना या भूख का बिल्कुल भी ना लगना, खून की कमी का हो जाना। खाने के बाद जो इसके मरीज़ हैं उनकी अक्सर सीने के अंदर या खुराक की नाली के अंदर मैदे के अंदर जलन का एहसास होता है। तो ये इसकी अमूमी तौर पे पाई जाने वाली अलामत हैं। अब हम बात करते हैं कि मैदे के अल्सर के इलाज के मुतल्लिक़ कि मैदे का जो अल्सर का इलाज है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, मगर अगर इसको बरवक़्त इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये शदीद तकलीफ़ या मज़ीद पेचीदगियों का बाइस बन सकता है। इसके इलाज के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है वो ये है कि हमको अपना लाइफ़स्टाइल जो है, जो हमारा खाने-पीने की रोज़मर्रा की रूटीन है उसको हमें चेंज करना होगा। यानी जो मुरगन अशिया हैं उनको हमें अपने खाने से निकालना होगा। ऑयली चीज़ें जो होगी, समोसे, पकौड़े, बिरयानी वग़ैरह होगी, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो इनसे हमें मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना होगा, परहेज़ करना होगा। भूख रख के हमेशा खाना खाएँ, पेट भर कर खाना ना खाएँ और रात का जो खाना है वो ख़ुसूसी तौर पर रात सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले अपना जो रात का आखिरी खाना है वो लाज़मी खा लें। और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ज़ूल किस्म की परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन वग़ैरह से, उदास रहने से लाज़मी बचें क्योंकि ये भी मैदे के अल्सर को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि सादा ज़िंदगी अपनाएँ, सादा खुराक का इस्तेमाल करें और भूख रख कर खाना खाएँ। अब हम उन चीज़ों की तरफ आते हैं जो जिनके इस्तेमाल से हम इसकी ज़्यादती पर बड़ी आसानी के साथ घर के अंदर ही हम इन चीज़ों के इस्तेमाल से काबू पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो बंद गोभी का जूस है ये मैदे के अल्सर के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद पाया गया है। एक तिबी तहकीक के मुताबिक बंद गोभी का जो जूस है ये मैदे के अल्सर की जो अद्वियात हैं उनसे भी ज़्यादा मुफीद और मौसर पाया गया है। और इसके अलावा जो शहद है ये भी एक बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट ख़ुसूसियत का अमल है। ये भी मैदे के अल्सर के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद और मौसर साबित होता है। लहसुन जो है ये भी मैदे के अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। दो जो इसकी जोए होते हैं लहसुन के, उसका अगर हम डेली इस्तेमाल करें, रोज़ाना इस्तेमाल करें तो मैदे के अल्सर की पेचीदगियों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे घर के अंदर एक आम चीज़ पाई जाती है हल्दी, तो हल्दी का इस्तेमाल भी मैदे के अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है क्योंकि ये भी एक एंटी माइक्रोबियल और ज़ख्मों को जल्दी मुंतमिल करने वाली तासीर रखने वाली चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि एक दूध
एक गिलास जो है वो दूध लेके उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी का डाल के दिन में किसी वक्त या रात को इसको सोने से पहले इस्तेमाल कर लें। और इसी तरह 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच जैतून का तेल, इनको मिक्स करके सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो ये भी इंशाल्लाह जो मैदे के अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मौसर साबित होंगे। इन चीज़ों के अलावा काली मिर्च, केला, केला 2 अदद केले भी जो अगर हम डेली इस्तेमाल करें, जो इससे मुतासर शख्स हैं, तो उनकी तकलीफ़ बहुत हद तक कम हो सकती है। और इसी तरह नाश्ते के अंदर जो जौ का दलिया है, उसका इस्तेमाल भी हमें मैदे के बहुत से मसाइल से निजात दिला सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन है या बदहज़मी वगैरह का रहना, तो उनके लिए जौ का दलिया है बहुत ही मुफीद और मौसर साबित होता है। अब हम अपनी अद्वियात की तरफ आते हैं कि कौन सी हम अद्वियात इस्तेमाल करके इससे मुस्तकिल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं। जो पहला कम्बिनेशन है वो उन मरीज़ों के लिए जिनकी अलामात अभी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की नहीं है, शदीद नौयत की नहीं है, जिनके मैदे के अंदर हल्का सा दर्द हो रहा है, बेचैनी वगैरह महसूस हो रही है, तो उनके लिए ये पहला जो कम्बिनेशन है। तो करना आपने ये है कि एक बड़ी बोतल ले लें, 120 ml की, आपको ईज़िली बाज़ार के अंदर से ये बोतल मिल जाएगी। तो उसके अंदर आपने इन मेडिसिन को जो है वो मिक्स करके रख लेना है। और इस कम्बिनेशन में जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल हुई ये तमाम की तमाम मदर टेंचर्स के अंदर आपने लेनी है। ये किसी भी आपको होम्योपैथिक स्टोर से ईज़िली मिल जाएंगे। तो पहला जो कम्बिनेशन है, तो उसके अंदर जो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है वो है हाइड्रास्ट्रस। 10 ml जो है वो हमने हाइड्रास्ट्रस लेनी है, और इसको जो है एक 120 ml एक बड़ी शीशी के अंदर इसको डाल लें। और उसके बाद जो है इकिनेशिया, इसको भी हमने 10 ml ही लेना है और इसको भी उसी शीशी के अंदर मिक्स कर लेना है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मेडिसिन है वो है सिम्फाइटम। उसको हमने 20 ml या उसके 2 पार्ट्स लेने हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मेडिसिन है वो है कैमोमिला। इसके भी हमने 20 ml इसको लेना है। और जो आखिरी हमारे पास 5वीं मेडिसिन है वो है ग्लाइसिरिज़ा ग्लेब्रा। इसको भी 20 ml हमने लेना है, या इसके 2 पार्ट्स लेने हैं, तो इसको भी उसी शीशी के अंदर हमने मिक्स कर लेना है। यानी जो पहली 2 मेडिसिन है हाइड्रास्ट्रस और इकिनेशिया, उनको 10 ml हमने लेना है, यानी 10 ml उनकी जो है मकदार लेनी है। और जो बाकी तीनों मेडिसिन है यानी सिम्फाइटम, कैमोमिला और ग्लाइसिरिज़ा, इनकी हमने 20 ml मकदार लेनी है, और इनको एक शीशी के अंदर तमाम पाँचों की पाँचों मेडिसिन को एक शीशी के अंदर मिक्स करके रख लेना है। 20-20 ड्रॉप हमने दिन में 1 गिलास पानी के अंदर मिक्स करके 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अगर किसी के अंदर अलामात जो हैं वो शदीद किस्म की हैं, तो वो इनको 4 टाइम भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात 20-20 ड्रॉप। वो ख़वातीन जो हामला हैं या जो बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं, वो ये जो दोनों कम्बिनेशन है अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।